So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to quickly sum up the डिविडेंड कंसेप्ट। ठीक है, तो हम डिविडेंड के सारे सेक्शंस पढ़ने वाले हैं। इसको लॉ में भी काम आएगा, ऑडिट में भी काम आएगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ऑडिट में भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट हम जो है डिविडेंड के प्रोविजंस को कवर करते हैं। ठीक है, कट टू कट करेंगे। अब देखो, इसमें भाई बार बार बोलने का रहेगा, बार बार रिवाइज करने का रहेगा, तो हो सकता है कि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाए। तो ऐसे केस में आप अपनी स्पीड वीडियो की बढ़ा देना ताकि आपका जल्दी से कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि चीज़ें बार बार अटर होगी तो जाके रिटर्न होगी। ऐसा नहीं है कि मेरे को वीडियो पर्टिकुलर कम समय का वीडियो बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर मैं एक एक बार बोल के ख़त्म करूँ, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो बार बार उसको अपन अटर करेंगे, रिवाइज करेंगे, तब जाके जो है चीज़ें रिटेन रहेगी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, ये एक डिस्क्लेमर देना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे में वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है। बट वो वीडियो की लेंथ लंबी होने के कारण रहता है क्योंकि चीज़ों को बार बार बोला जाता है। अगर एक बार बोल के ख़त्म करना है तो 15 मिनट में वीडियो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, पर वो कोई मतलब नहीं रहेगा उस वीडियो का। ठीक है, चलो सबसे पहले डिविडेंड इंक्लूड करता है इंटरिम डिविडेंड। तो डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी आता है। अब डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड दोनों है, तो डिविडेंड प्रपोज किया जाता है बोर्ड द्वारा। तो बोर्ड प्रपोज करता है, जिसको अपन बोलते हैं कि बोर्ड रेकमेंड करता है डिविडेंड, और फिर जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है शेयर होल्डर, जिसको जो है डिक्लेयर करते हैं। तो डिविडेंड हमेशा जो है बोर्ड अप्रूव करता है, प्रपोज करता है। मैंने गलत बोला, अप्रूव नहीं करता, प्रपोज करता है, रिकमेंड करता है। देन उसके बाद जो है जनरल मीटिंग में जो मेंबर है उस मेंबर उसको अप्रूव करते हैं। तो रिकमेंड करना को आप बोल सकते हो प्रपोज करना, और जो अप्रूव करने का बोल सकते हो आप कंसेंट करना। अब जब यही बात इंटरिम डिविडेंड की बात आती है ना, तो इंटरिम डिविडेंड में मेंबर तक बातें नहीं जाती है। जो काम मेंबर करता है, जो अप्रूव, जो कंसेंट मेंबर देता है, इंटरिम डिविडेंड में वही बोर्ड कर देता है। तो बात ही खत्म। डिविडेंड पेड अप कैपिटल पे तब दिया जाता है अगर आर्टिकल में बोला गया है। आर्टिकल नहीं बोले तो जब आर्टिकल्स नहीं अप्लीकेबल होते तो रेगुलेशंस अप्लीकेबल होते हैं, और रेगुलेशन भी बोलता है कि आप पेड अप कैपिटल पे दे दो। पर अगर रेगुलेशन भी साइलेंट होता है तो ऐसे केस में हम जो है डिविडेंड फेस वैल्यू पे देते हैं। पर जो एफआर है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उधर तो हम डिविडेंड फेस वैल्यू पे ही लेते हैं। बट एक्चुअली में बात यह है कि डिविडेंड पहले पेड अप वैल्यू पे जाता है। आर्टिकल बोले तो, आर्टिकल नहीं बोले तो रेगुलेशन भी पेड अप वैल्यू की बात करता है, अदरवाइज जो है डिविडेंड फेस वैल्यू पे जाता है। अब आती बात डिविडेंड डिक्लेयर करने की। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के सोर्स होंगे। भाई हम प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, प्रॉफिट कहाँ से उठाए? तो प्रॉफिट में करंट ईयर का भी प्रॉफिट आएगा, और प्रीवियस ईयर के कुछ प्रॉफिट तुम्हारा पीएनएल बैलेंस रखा होगा, एक्यूमुलेटेड बैलेंस रखा हुआ होगा पीएनएल, तो वो पीएनएल बैलेंस भी, उससे भी आप पे कर सकते हो। ठीक है, पर जब भी आप पे कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप करंट ईयर का प्रॉफिट यूज़ कर रहे हो या प्रीवियस ईयर के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आप जो है डेप्रिसिएशन तो माइनस कर दो, प्रीवियस डेप्रिसिएशन सारे माइनस कर दो। जो डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 के हिसाब से कैलकुलेट होता है वो सारे डेप्रिसिएशन माइनस करो। साथ ही साथ वो जो लॉसेस है, प्रीवियस लॉसेस जो अर्लियर ईयर में प्रोवाइड नहीं हुए हैं, वो सारे लॉसेस आप माइनस करो। तो जो डेप्रिसिएशन है वो शेड्यूल 2 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन में एक बार ऐसा लिखा हुआ आया था कि 75% डेप्रिसिएशन अभी हम चार्ज कर देते हैं, 25% हम चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने 25% चार्ज किया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, हम डिविडेंड का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो भैया ये तरीका गलत है। डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 के हिसाब से कैलकुलेट होगा और पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन हमारा माइनस होगा। अब शेड्यूल 2 के बारे में कुछ बात है जो क्वेश्चन में दे के रखी थी। ये सारी जो एडिटिंग है वो क्वेश्चन आने के कारण ही है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल के रखा था कि शेड्यूल 2 में डेप्रिसिएशन किस हिसाब से दे के रखा है। तो जो शेड्यूल 2 है वहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो यूज़फुल लाइफ के हिसाब से दे के रखा है। ठीक है, और यूज़फुल लाइफ क्या होता है? यूज़फुल लाइफ का मतलब होता है, देखो, डेप्रिसिएशन ओवर यूज़फुल लाइफ, कि असेट जितना यूज़फुल है तब तक हम डेप्रिसिएशन, ठीक है, ओवर विच डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। यूज़फुल लाइफ क्या है? ईयर्स में अगर बात करें तो पीरियड ओवर विच असेट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज़। क्या इतना पीरियड है, इतने पीरियड तक एक्सपेक्टेड है कि असेट जो है अवेलेबल फॉर यूज़ है, कि यार इस पीरियड तक असेट अवेलेबल है फॉर यूज़, पीरियड ओवर विच असेट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज़। और अगर आप पीरियड वाइज नहीं निकाल पा रहे हो तो ऐसे केस में द नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी जनरेट बाय दैट, ठीक है, दैट मशीन या दैट असेट। तो ईयर्स जो एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज़ या यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी जनरेट। ठीक है, अब ये जो यूज़फुल लाइफ है, ये यूज़फुल लाइफ अगर जो भी कंपनी ले रही है तो यूज़फुल लाइफ ऑफ असेट शेल नॉट बी लॉन्गर देन द यूज़फुल लाइफ स्पेसिफाइड बाय पार्ट सी इन पार्ट सी ऑफ शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 की पार्ट सी में यूज़फुल लाइफ दे के रखी है असेट की, तुम्हारी यूज़फुल लाइफ इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा है, इफ़ हाउएवर वेयर अ कंपनी यूज़ द डिफरेंट यूज़फुल लाइफ,
तो जस्टिफाई द डिफरेंस। वो जो डिफरेंट यूजफुल लाइफ तुम ले रहे हो, मतलब कि अगर तुम ज़्यादा ले रहे हो, कम लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर तुम ज़्यादा ले रहे हो, डिफरेंट यूजफुल लाइफ ले रहे हो, ठीक है, तो ये डिस्क्लोज करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले कि देखो आपने डिफरेंट यूजफुल लाइफ ली, इनने जो यूजफुल लाइफ ली है इससे डिफरेंट ली है, क्योंकि क्योंकि जस्टिफिकेशन है शुड बी सपोर्ट बाय द टेक्निकल एविडेंस। ये जो जस्टिफिकेशन टेक्निकल एविडेंस से सपोर्ट होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा कि आप तुम लॉन्गर नहीं ले सकते, अगर लॉन्गर ले रहे हो तो जस्टिफिकेशन शो करो भैया कि तुमने यूजफुल लाइफ ही तुमने डिफरेंट ले ली, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या आती बात कि प्रॉफिट जो है कितना भी आप परसेंटेज रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हो, एनी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हो। डिविडेंड के पेमेंट से कोई मतलब नहीं है, कितना भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। देखो अब क्या होता है कि तो अभी हमने क्या बात करी कि प्रॉफिट कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, एडुकेट प्रॉफिट है तो ठीक है, इन एडुकेट प्रॉफिट है तो ऐसे केस में आप रिजर्व यूज़ करोगे। देखो अभी अपन ने सोर्स ऑफ डिविडेंड की बात करी थी कि प्रीवियस ईयर और जो है, देखो अभी इसमें रिपीट करना पड़ेगा कि अभी का प्रॉफिट है और पिछले साल के प्रॉफिट से उसमें डेप्रिसिएशन ये सब माइनस कर दो। इसमें एक चीज़ मैं भूल गया था, वो एक चीज़ ये थी कि मनी जो है गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है, मनी गिवन बाय द गवर्नमेंट। अब प्रॉफिट देखो, अब ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट एडिक्वेट है अगर करंट ईयर में, अगर तो आप प्रॉफिट से आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से इन सब से आप पे कर दोगे, ठीक है। पर अगर आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो आप रिजर्व की तरफ रुख करोगे। ये देखो ये सिचुएशन कब आएगी, क्वेश्चन में हमको कब पता चलेगा, जैसे कि समझो 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो, हाँ, तो अपना जो प्रॉफिट है अपने एडुकेट प्रॉफिट है तो ठीक है, इन एडुकेट है तो हमको रिजर्व यूज़ करना पड़ता है। क्वेश्चन में कैसे समझ में आएगा कि देखो 1 लाख का पेड अप कैपिटल है, 25% डिविडेंड का रेट है, तो भैया 25,000 पे करो, ठीक है। पर करंट ईयर का प्रॉफिट, सॉरी 10 लाख इधर 1 सेकेंड, इधर मेरे को 20,000 लिखना था, ठीक है। 25% होगा तो 25,000 हो जाएगा, पर करंट ईयर में प्रॉफिट तो 20,000 है, तो मतलब कि प्रॉफिट मेरा इन एडुकेट है, ठीक है। तो जब इन एडुकेट प्रॉफिट हो, या तो बोल सकते हैं कि प्रॉफिट ही नहीं है, तो ऐसे केस में आप रिजर्व की तरफ रुख करोगे। अब जब रिजर्व की तरफ रुख करोगे तो फ्री रिजर्व से अगर आप डिविडेंड पे करोगे तो रूल 3 की कंडीशन पूरी होनी चाहिए, और रूल 3 में 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि जब आप डिविडेंड पे कर रहे हो, ठीक है, जब आप रिजर्व, देखो ये रिजर्व से पे करो तो रूल 3 की कंडीशन है 100% अच्छी गवर्नमेंट कंपनी जो होती है, वो गवर्नमेंट कंपनी जिसने 137 और 92 का डिफॉल्ट नहीं करा है, उन 100% जिनका इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड करती है गवर्नमेंट, वो 100% अच्छी गवर्नमेंट कंपनी पे ये रूल 3 एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट ये है रूल 3 में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले डिविडेंड आप पे करो तो डिविडेंड का रेट, ठीक है। देखो ये इधर लिखा हुआ है डिविडेंड का रेट क्या है कि जब आप पे कर रहे हो तो डिविडेंड के रेट का ध्यान रखना कि जो रेट है पिछले 3 साल के एवरेज डिविडेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जब आप डिविडेंड का रेट डिसाइड करें, आप डिविडेंड विड्रॉ करोगे। जब आप डिविडेंड विड्रॉ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है आप अपने जो लॉसेस है, जिस फिनेंशियल ईयर का लॉसेस, जिस फिनेंशियल ईयर का आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, वो लॉसेस और जो भी डेप्रिसिएशन है अर्लियर ईयर में जो प्रोवाइड नहीं करे हुए हैं, वो आपने डेप्रिसिएशन ये सब माइनस किया, ठीक है। अब डिविडेंड अगर आपने निकाल लिया है तो कुछ बैलेंस रहेगा, वो जो बैलेंस है, जो आप बैलेंस है, ठीक है, वो जो बैलेंस है वो बैलेंस का भी कुछ क्राइटेरिया है। तो मैं वापस बोल देता हूँ, एक तो रेट है, रेट आप पे करोगे पिछले 3 साल के एवरेज डिविडेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप विड्रॉ करोगे कुछ अमाउंट, तो विड्रॉ का अमाउंट ये बोलना भूल गया था, जब आप विड्रॉ कर रहे हो अमाउंट तो 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इससे ज़्यादा का आप विड्रॉ नहीं कर सकते। 1/10 से ज़्यादा का नहीं कर सकते, 1/10 तक कर सकते हो, ठीक है। तो एवरेज डिविडेंड से ज़्यादा नहीं कर सकते तुम, ठीक है। इधर भी यही है कि ज़्यादा नहीं कर सकते, फिर विड्रॉ में आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा, और जो बैलेंस है वो 15%, ठीक है, वो 15% से कम नहीं होना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व आता है, पर इधर 15% ऑफ पेड अप कैपिटल आता है, ठीक है। ऊपर फ्री रिजर्व आता है और उधर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इधर ये बोल रहा है कि बैलेंस पे पेड अप कैपिटल 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा, ठीक है। और अगर आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से पे करो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने जो डेप्रिसिएशन और सेट ऑफ लॉसेस है वो तो आपको करनी पड़ेंगे। फिर डिविडेंड पे प्रोहिबिशन है। डिविडेंड पे प्रोहिबिशन तब है, प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कि आप डिविडेंड तो डिक्लेयर ही नहीं कर पाओगे अगर आपने 73 और 74 में डिफॉल्ट करके रखा है। 73 एंड 74 में ये बोलते हैं, 73 बोलता है कि अगर आपने एक्सेप्ट करा है पब्लिक डिपॉजिट तो आपने उधर डिफॉल्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो 73 बोलता है प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, और 74 करता है कि अगर आपने रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट में डिफॉल्ट करके रखा है तो जब तक आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू है तब तक जो है आप डिविडेंड नहीं पे कर पाओगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं पे कर पाओगे। प्रोहिबिशन डिक्लेरेशन है, डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं कर पाओगे, 73 74 का डिफॉल्ट करके रखा है, ठीक है। ये प्रोहिबिशन हो गया।
दूसरी चीज़ जो समझने की ये है कि डिविडेंड पे होता है तो किसको होता है? अरे भैया एजीएम डेट पे अगर एजीएम में डिविडेंड अप्रूव होता है, ठीक है, तो पे किसको होगा? वो पे होगा एजीएम डेट पे जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है। तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर एजीएम डेट पे, अगर जॉइंट शेयर होल्डर है तो पहले वाला इंसान होगा, ठीक है। और डीमैट में रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि डीमैट वाला तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होता है, पर जो मेरे शेयर है ना डीमैट में, तो मैं बेनिफिशियल शेयर होल्डर हूँ, तो पेमेंट ऐसे केस में मुझे होगा, बेनिफिशियल शेयर होल्डर को, ठीक है। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बोलते तो भी मेरे को ही होता, पर डीमैट के केस में रजिस्टर्ड शेयर होल्डर सामने वाला डीमैट होल्डर होता है, तो डीमैट का कंपनी होती है, मैं बेनिफिशियल हूँ, ठीक है। तो बेनिफिशियल शेयर होल्डर को होगा, ये हो गया हमारा। अब अगर मैंने किसी बैंकर को बोल दिया, ठीक है, तो बैंकर को डिविडेंड पे हो जाएगा। अगर मैंने मेरे ऑर्डर पे किसी पर्सन को बोल दिया कि उस पर्सन को पे कर दो मेरा डिविडेंड, तो दूसरे पर्सन को भी पे हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ऑथराइजेशन पे बैंकर को हो सकता है और किसी दूसरे पर्सन को हो सकता है। कंपनी जब डिविडेंड पे करती है तो डिविडेंड में वो शेयर वारंट नहीं देती, डिविडेंड वारंट इशू कर सकती है पर शेयर वारंट इशू नहीं कर सकती, डिविडेंड वारंट इशू कर सकती, शेयर वारंट इशू नहीं कर सकती। अब इसमें एक पॉइंट याद रखना कि जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, हम एजीएम की डेट का देखते हैं, हम 31 मार्च का नहीं देखते। देखो अगर हम बात करें कि जैसे एजीएम डेट है 20/9/2017 की, एजीएम डेट है 20/9/2017 की और 20/9/2017, ठीक है ना, 30 नहीं 20 की बात कर रहा हूँ। और मार्च 2017 में निंजा के पास 1000 इक्विटी शेयर्स है। अब निंजा ने क्या किया कि मई में राज को ट्रांसफ़र कर दिए। तो भैया जब मई में ही तुमने ट्रांसफ़र कर दिया तो 20/9 को तो राज ही रहेगा ना तुम्हारा शेयर होल्डर, तो राज को मिलेंगे सारे के सारे शेयर, ठीक है। ये हमारा हो गया काम। फिर नोट है कि आप कैश में डिविडेंड पे कर सकते हो, शेयर वारंट में नहीं जाएगा, डिविडेंड वारंट में जाएगा, ठीक है। आप डिविडेंड जो है आप शेयर्स इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, बोनस शेयर इन ल्यू ऑफ डिविडेंड नहीं दे सकते, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं कर सकते। आप बोनस शेयर इशू करो पर बोनस शेयर इन ल्यू ऑफ डिविडेंड कि भैया डिविडेंड की जगह मैं तेरे को बोनस शेयर दे रहा हूँ डिविडेंड के रिस्पेक्टिव में, तो ऐसा नहीं होगा। तो डिविडेंड कभी भी पेड अप कैपिटल से नहीं जाता, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। कल को आपने बोनस शेयर इशू करा है तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये बोनस शेयर उसके लिए है, इसको डिविडेंड मान ले, नहीं, बोनस अलग है, डिविडेंड अलग है, ठीक है। फिर ऑब्वियस सी बात है डिविडेंड आप पे कर रहे हो तो ठीक है। अब डिविडेंड जब आप डिक्लेयर करते हो तो डिक्लेयर करने के 5 दिन के बाद अंदर आपको जो है सेपरेट शेड्यूल कमर्शियल बैंक में डालना पड़ता है, शेड्यूल बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट, सॉरी शेड्यूल बैंक, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऑब्वियस सी बात है उसके सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको 5 दिन के अंदर डालना पड़ता है वो डिक्लेरेशन से, ठीक है। और ये कंडीशन गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, जो ये है ना 5 दिन में आपको सबमिट करना, ये सब इधर एप्लीकेबल नहीं है। अब इधर आ जाता है इंपॉर्टेंट पोर्शन, ये पूरा चार्ट क्या बोल रहा है कि डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड दोनों आते हैं जैसे ही डिक्लेयर होता है। डिक्लेयर का मतलब क्या हुआ, ठीक है, डिक्लेयर हो गया मतलब वो डेप्ट बन गया आपका, तो आप रिवोक तो कर ही नहीं सकते, रिवोक नहीं कर सकते। जनरली आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, आप रिवोक नहीं कर सकते, आपकी लाइबिलिटी होगी, बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। पर 2 केस में आप रिवोक कर सकते हो। 2 केस में कब रिवोक कर सकते हो, जब आपका डिविडेंड डिक्लेयर करना ही अल्ट्रा वायर्स है, या तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कंपनी सीज टू बी गोइंग कंसर्न, डिविडेंड डिक्लेयर करना अल्ट्रा वायर्स है या गोइंग कंसर्न, कंपनी सीज टू बी गोइंग कंसर्न। तो इसका अपन ने निमोनिक बना लिया यूजीसी। अब यूजीसी का मतलब क्या है कि यू से है कि डिविडेंड पे करना तुम्हारा अल्ट्रा वायर्स है, और जीसी मतलब कि कंपनी सीज टू बी गोइंग कंसर्न। तुमने डिविडेंड पे करा, तुमने डिविडेंड डिक्लेयर करा, डिविडेंड डिक्लेयर करना पे करना ही तुम्हारा अल्ट्रा वायर्स है, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर करना ही अल्ट्रा वायर्स है, तो भैया ये ऐसा डिक्लेरेशन किस काम का, जब डिक्लेरेशन ही अल्ट्रा वायर्स है तो डिक्लेरेशन किस काम का भैया, वो डेप्ट, ठीक है, वो आप रिवोक कर दो। और दूसरा कि कंपनी सीज टू बी गोइंग कंसर्न है, मैंने डिक्लेयर कर दिया पर कंपनी की हालत ही खस्ता हो गई, सीज टू बी गोइंग कंसर्न, तब क्या ही करे, अब ये थोड़ी ना बोलेंगे कि डेप्ट है, ठीक है। तो दोनों केस में आ गया। अब क्या है कि प्रपोज डिविडेंड, अब समझो डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो डेप्ट होता है, तुमने डिविडेंड प्रपोज करा तब कोई डेप्ट नहीं होता, तो कल को तुमने प्रपोज डिविडेंड करा फिर तुम रिफ्यूज़ करो तो चलेगा, पर डिविडेंड जब तुमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, जो एजीएम वेजीएम में होता है, तो भैया फिर तो तुम डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। चलो, डिक्लेयर करने के 5 दिन के अंदर हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। डिक्लेयर करने के 90 दिन के अंदर, इसके 90 दिन में, इसके 30 दिन मत मानना, इसके 30 दिन है, इसके 30 दिन के अंदर अगर तुम पे कर दो, बहुत ही अच्छी बात है। पे कैसे करोगे, कैश से कर दो, डिविडेंड वारंट से पे कर दो, शेयर वारंट तो कर नहीं पाओगे, ठीक है, तो तुम पे कर दो। और वारंट के केस में तो ऐसा होता है कि वारंट को पोस्ट भी करना पे हो जाए, मतलब कि कैश में पे करो तो कैश पे करना पड़ेगा। वारंट के केस में क्या है कि तुम 30 दिन में पोस्ट भी कर दो, अब सामने वाला इन कैश करता रहेगा, तुमने पोस्ट कर दिया, तुमने पेमेंट कर दिया, ठीक है, 30 दिन में पे कर दो। तुमने पे नहीं करा तो 18% का
इंटरेस्ट लग जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा। अब ये जो 18% है ये तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, ये तो तुमको भरना ही भरना है। साथ ही साथ ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को 2 साल की जेल हो जाएगी, और जितने पीरियड तक ये डिफ़ॉल्ट हो रहा है, जैसे कि 30 दिन में पे नहीं करा तो तुमने 40 दिन पे करा तो 18% इंटरेस्ट तो लगा ही लगा। पर ये जो 10 दिन का है डिफ़ॉल्ट, 10 दिन का डिफ़ॉल्ट है तो ये 10,000 रुपये तुमको इधर लग जाएंगे, और 2 साल की जेल तो होगी ही होगी। ठीक है, ये अगर तुमने 30 दिन में पे नहीं करा तो ठीक है। पर इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि कल को तुमने 30 दिन के अंदर पे नहीं करा, अभी तो बोल रहे हैं कि 30 दिन के अंदर पे करना पड़ेगा, नहीं पे करोगे तो पेनल्टी, ये तो सब है। पर इधर तुमने अगर पे नहीं करा ना तो भी चल जाएगा, ये 5 सिचुएशन में चल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं औलाद। औलाद क्या होता है? ओ से है ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिविडेंड हम पे नहीं कर पाए 30 दिन के अंदर ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये ओ हो गया, ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण नहीं कर पाए। दूसरा LA, औलाद में OLADD होता है, ठीक है। LA में क्या है? डिविडेंड नॉट पेड, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड लॉफुली एडजस्टेड, 30 दिन में पे नहीं कर पाए क्योंकि डिविडेंड लॉफुली एडजस्ट हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे कि भैया 1.2 लाख का आपका डिविडेंड था, 1 लाख का कॉल्स आपको वैसे सामने वाले से लेने थे, तो 1 लाख का आपने लॉफुली एडजस्ट करा, तो 1 लाख का डिविडेंड भले तुमने फिर 30 दिन के बाद एडजस्ट किया हो, ठीक है, 35वें दिन तुमने ये बोला कि चलो यार ये 1 लाख का एडजस्टमेंट करना, चलो एडजस्टमेंट कर देते, तो ऑब्वियस सी बात है लॉफुली एडजस्टेड है, 30 दिन के बाद भी हो तो चलेगा। पर जो बचे हुए 20,000 है उसको तो कम से कम 30 दिन में पे करो ना, वो थोड़ी ना लॉफुली एडजस्ट हुआ है। जो लॉफुली एडजस्ट हुआ है उसकी बात चल रही, ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉफुली एडजस्टेड, और 3D है। पहला D डायरेक्शन, शेयर होल्डर के डायरेक्शन कंपनी कंप्लाई नहीं कर पाया। शेयर होल्डर ने कुछ डायरेक्शन दिए होंगे पेमेंट के रिस्पेक्ट में कि सर मेरे को ऐसे ऐसा पेमेंट करना, शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिए पेमेंट के, कंपनी कंप्लाई नहीं कर पाई। अब जब कंपनी कंप्लाई नहीं कर पाई तो कंपनी ने जो है नॉन कंप्लायंस ये शेयर होल्डर को बता दिया कि सर मैं कंप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब बोल दिया है कि मैं कंप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो ऐसे केस में आप क्या करें, ठीक है। ये जो कंप्लायंस नहीं कर पा रहे ये बोलना ज़रूरी है। कल को तुमने नहीं बोला और तुम 30 दिन बाद पे कर रहे हो तो फिर तुम गिल्टी हो। तुमको कंपनी को ये बोलना ज़रूरी है कि सर आपने जो डायरेक्शन दिए थे ना, मैंने उस डायरेक्शन पे चला पर मैं वो कंप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब मैं आपको ऐसे नॉर्मल तरीके से पे कर देता हूँ, तो इसमें 30 दिन से ज़्यादा लग जाएंगे, ऐसी प्रोसेस में 30 दिन से ज़्यादा लग गए तो चलेगा। पर अगर आपने ये नॉन कंप्लायंस आपने बताया नहीं, आपने नॉन कंप्लायंस नहीं बताया, तो फिर आप गिल्टी हो गए। तो एक हो गया अपना ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉफुली एडजस्टेड, और शेयर होल्डर के डायरेक्शन कंपनी नहीं कंप्लाई कर पाया और कंपनी ने वो नॉन कंप्लायंस शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करा, ये पहला D है। दूसरा D डिस्प्यूट है, डिविडेंड रिगार्डिंग नॉन पेमेंट कर पाए क्योंकि ठीक है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट, कि किसके पास ये राइट है, ये डिस्प्यूट है। फिर मैं पे नहीं कर पाया ड्यू टू कंपनीज डिफ़ॉल्ट, नॉन पेमेंट ड्यू टू कंपनीज डिफ़ॉल्ट, 1 सेकेंड, नॉन पेमेंट ड्यू टू कंपनी, ओके कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं है, ड्यू टू नो कंपनी डिफ़ॉल्ट, कंपनी का डिफ़ॉल्ट नहीं है, मेंबर का डिफ़ॉल्ट है, इसलिए 30 दिन से ज़्यादा लग गए। मेरे को उसको टिक करना पड़ेगा, कंपनी का डिफ़ॉल्ट नहीं मेंबर का डिफ़ॉल्ट है, इसलिए 30 दिन से ज़्यादा लग गया, तो कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं भरने का, ठीक है। ओके, उसको वैसे ही लिखा हुआ था, उसको पढ़ने में नहीं आया प्रॉपर, लिखा हुआ है कि नॉन पेमेंट इज़ नॉट ड्यू टू कंपनी डिफ़ॉल्ट, ये जो नॉन पेमेंट है ना, इज़ नॉट ड्यू टू कंपनी डिफ़ॉल्ट, ये कंपनी डिफ़ॉल्ट के कारण पेमेंट नहीं हो रहा है, ये कंपनी, ठीक है। तो नॉन पेमेंट जो है इज़ नॉट ड्यू टू कंपनी डिफ़ॉल्ट, कंपनी का डिफ़ॉल्ट नहीं है इसमें, जो ये नॉन पेमेंट है इसमें कंपनी का डिफ़ॉल्ट नहीं है, किसी दूसरे का डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं कि नॉन पेमेंट ड्यू टू अदर्स डिफ़ॉल्ट, अब अदर्स डिफ़ॉल्ट है कंपनी का नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो O से है ऑपरेशन ऑफ लॉ, L से है लॉफुली एडजस्टेड, D से डायरेक्शंस जो है डायरेक्शंस का कंप्लाइन नहीं करा है वो ये कम्युनिकेट कर दिया है, D से है डिस्प्यूट, और एक D से है कि कंपनी का डिफ़ॉल्ट नहीं है दूसरे का डिफ़ॉल्ट है। ये हो गया अपना औलाद, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है कि अपन ने क्या बोला, अपन यहाँ पे आ जाते हैं कि 30 दिन के अंदर पे करना रहता है, ठीक है। अगर 30 दिन के अंदर पे नहीं करा, ये पूरा अपन ने पोर्शन पढ़ा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो अब 30 दिन के अंदर आपको जो है पे करना है, ठीक है, 30 दिन के अंदर पे करना है। अगर आपने पे नहीं करा तो अगले 7 दिन के अंदर इसको स्पेशल बैंक अकाउंट में डालना। वो मैंने सेपरेट बैंक अकाउंट बोला था 5 दिन के अंदर, शेड्यूल कमर्शियल बैंक का सेपरेट बैंक अकाउंट, अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक का स्पेशल बैंक अकाउंट। इस स्पेशल बैंक अकाउंट को अपन बोलते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट, इसे तुम ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। अब जो एनी पर्सन, भैया जिसको अगर 30 दिन के बाद आ रहा है, वो जो भी पर्सन 30 दिन के बाद आ रहा है क्लेम करने के लिए, वो इधर आए। एनी पर्सन इंटाइटल्ड फॉर मनी मे अप्लाई टू कंपनी, ओके, मे अप्लाई टू कंपनी, उसको कंपनी को अप्लाई करना है, सॉरी वो कंपनी को अप्लाई करेगा फॉर पेमेंट ऑफ मनी क्लेम, कि सर वो जो है पेमेंट कर दीजिए मेरे को।
एनी पर्सन इंटाइटल्ड फॉर मनी मे अप्लाई टू कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ मनी। तुम इंटाइटल्ड हो तो कंपनी को अप्लाई करो फॉर पेमेंट ऑफ मनी कि सर वो हमको पेमेंट कर दो, ठीक है। अब तुमने इधर गड़बड़ कर दी कि 7 दिन के अंदर तुमने इधर ट्रांसफ़र नहीं किया तो इधर तुमको 12% है, तो 18% और 12% ऐसा सीन है। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे ट्रांसफ़र करा तो ट्रांसफ़र करने के 90 दिन के अंदर आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अब ये स्टेटमेंट जो है कंपनी की वेबसाइट और गवर्नमेंट की वेबसाइट पर पब्लिश होता है। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट में नेम ऑफ होल्डर कि देखो ये होल्डर का नाम है, ठीक है, ये होल्डर का नाम है, इसका एड्रेस ये है और इसका इतना डिविडेंड जो है, इतना पर्टिकुलर जो डिविडेंड है वो आपके अकाउंट में हमने रख दिया है, क्योंकि 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हुआ, वो आया ही नहीं, ठीक है, क्लेम ही नहीं हुआ। ये अपन ने पूरा स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है। तो ये बनाना ज़रूरी है, ठीक है, इसको नहीं बनाया तो गड़बड़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना कि बनाना ज़रूरी है, ठीक है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। अब भैया 7 साल तक अगर तुमने जो है पेमेंट क्लेम, कोई सामने वाला आया ही नहीं, ठीक है, डेट ऑफ ट्रांसफ़र से ये अभी तुमने इधर ट्रांसफ़र करा 7 साल तक नहीं हुआ तो डिविडेंड जो है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, डिविडेंड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, क्योंकि कंपनी के पास है ना वो पैसा, तो डिविडेंड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अब इधर तुम ट्रांसफ़र करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे इधर तुमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था तो बाकायदा स्टेटमेंट बनाया था जो गवर्नमेंट के वेबसाइट पर और कंपनी के वेबसाइट पर पब्लिश हुआ था, वैसे ही इधर भी आप स्टेटमेंट बनाओगे, पर ये स्टेटमेंट को पब्लिश नहीं करोगे, ये तुम एडमिनिस्ट्रेटर को दे दोगे। इससे कुछ फीचर्स है, फीचर ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फंड को स्टैब्लिश करा हुआ है कि ये फंड के अंदर जो भी पैसे आएंगे वो यूटिलाइज होगा इन्वेस्टर के एजुकेशन में, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक पैसे आते हैं जिसका यूटिलाइजेशन स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फंड स्टैब्लिश करा है, ठीक है। सेपरेट अथॉरिटीज़ को एडमिनिस्टर करती है, बाकायदा उसको एडमिनिस्टर करती है सेपरेट अथॉरिटी। इसके अकाउंट्स, इसके खुद के अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स होते हैं जिसका ऑडिट जो है कैग करती है, ठीक है। अब देखो बाकायदा इसका भी एनुअल रिपोर्ट बनती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पेश करती है। तो सेपरेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करा है जिसका अथॉरिटी, एक अथॉरिटी इसको रेगुलेट करती है, ठीक है। इसके बुक्स ऑफ अकाउंट भी सेपरेट रहते हैं, इसको ऑडिट भी कैग करेगी, रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट सब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ले डाउन करता है और बताता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कि देखो मैंने एक सेपरेट अथॉरिटी बनाई थी, इसका ये फंक्शन है, इसका ऑडिट कैग ने किया है, देखो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा कि देखो इसका ये परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो जो भी है 7 साल में जो भी है, 7 साल में जो है अगर अनपेड है तो आपका IPF में ट्रांसफ़र करना है। अब याद रखो जो शेयर्स है, इधर तो फिर इधर भी अपन पैसे की बात करते कि 30 दिन के अंदर पे नहीं करा तो 7 दिन के अंदर अपन पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। IEPF में भी पैसे की बात करें कि पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, पर इसमें एक नई चीज़ ये आती है कि शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड नॉट पेड, ये जो डिविडेंड जो है 7 साल तक पे नहीं हुआ या क्लेम नहीं हुआ जो भी है, तो ऐसे केस में शेयर भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और शेयर किसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे? ट्रांसफ़र टू IEPF, ओनर IEPF बन जाएगा, ठीक है। और ये जो शेयर ट्रांसफ़र होंगे ट्रांसफ़र टू IEPF इन 30 डेज में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जो है अगर किसी पर्सन को क्लेम करना है ओनरशिप राइट तो वो IEPF से के पास जाए, कंपनी के पास मत चले जाना, IEPF के पास जाए और अपनी ओनरशिप को क्लेम करे, ठीक है। अगर तुमने इधर कॉन्ट्रावेंशन कर दिया है तो इधर कंपनी को 5 लाख से 25 लाख और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को 1 लाख से 5 लाख है, ठीक है, याद रखना। ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को 1 लाख से 5 लाख है और कंपनी को 5 लाख से 25 लाख है। अब शेयर तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, शेयर भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर आपने डिविडेंड ट्रांसफ़र करे हो नहीं करे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वेदर डिविडेंड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड और टू बी ट्रांसफ़र, कि बचा है या ट्रांसफ़र हो गया जो भी है, पर शेयर्स तो 30 दिन में हो जाएंगे ट्रांसफ़र। पर एक्सेप्शन है जहाँ पे शेयर ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, किस किस केस में शेयर ट्रांसफ़र नहीं होंगे, क्या है? इन केस डिविडेंड इज पेड और क्लेम फॉर एनी ईयर ड्यूरिंग द सेट पीरियड। ये जो 7 साल है ना, 7 कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है, तो डिविडेंड बीच में से किसी 1-2 साल का पे हो गया होगा, तो डिविडेंड इज पेड और क्लेम्ड फॉर एनी ईयर, किसी साल का डिविडेंड पे हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे तुम, ऐसे केस में शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे IEPF को, मतलब क्योंकि पे हो रहा है मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र मत करो, क्योंकि वो ओनर है, वो अपना एग्जिस्टेंस का सबूत दे रहा है, तो भैया तुम ट्रांसफ़र तो मत कर देना। तो 7 कंसेक्यूटिव ईयर में से किसी भी साल का पे हो गया तो ठीक है। और अगर कोर्ट ने बोला है तो ऑब्वियस सी बातें नहीं कर पाएंगे। और अगर शेयर प्लेज है और हाइपोथिकेटेड है अंडर डिपॉजिटरी एक्ट तो ये है। तो पहले अगर तुमने 7 साल में, देखो 2 तो ईजी है, 7 साल में अगर तुमने पे कर दिया तो कोर्ट ने बोल दिया कि भाई क्यों ट्रांसफ़र करना, ओनरशिप राइट नहीं करना, ठीक है, तो वो तो ऑर्डर को ही तवज्जो दी जाएगी। और अगर शेयर्स प्लेज और हाइपोथिकेटेड है अंडर डिपॉजिटरी एक्ट,
बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो है इस पर क्वेश्चन लिखा होता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है जो ये बोलता है कि स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा, अगर स्टेटमेंट नहीं बनाया तो कॉन्ट्रावेंशन हो गया। एक चीज़ ये है जिसमें इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर आप डिविडेंड पे करते हो, ठीक है, तो आपने डिविडेंड वारंट डिस्पैच करे, 3 लोगों के आपने डिविडेंड वारंट डिस्पैच नहीं करे क्योंकि डिस्प्यूट था, ठीक है, बाकी जो है बाकी लोगों का आपने डिविडेंड वारंट डिस्पैच करे। अब बाकी लोग में से 1.5 लाख जो है डिविडेंड, वो 1.5 लाख डिविडेंड जो है उन्होंने इन कैश नहीं करवाया, तो वो अमाउंट तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। साथ ही साथ वो जो 3 लोग थे जिनको आपने डिविडेंड ही पे नहीं करा, डिविडेंड ही डिस्पैच नहीं करे, भाई बाकी लोगों को तो आपने कम से कम डिस्पैच करा, वो तो उन्होंने इन कैश नहीं करे। एक पोर्शन तो ऐसा है वो 3 लोगों को आपने डिस्पैच ही नहीं करा, तो भैया जब आपने 3 लोगों को डिस्पैच नहीं करा तो वो वाला पैसा भी तो आई उसमें अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालो। तो ये क्वेश्चन था उसके बारे में, ठीक है, तो कुछ ऐसा खास नहीं था। और ठीक है, बाकी तो कुछ उसमें है नहीं, अपन पढ़ चुके सबका सब, ठीक है। अब वही है कि अबेंस वाला कि ट्रांसफर ने अगर शेयर ट्रांसफ़र करे है ट्रांसफर को, पर ये जो ट्रांसफ़र डीड है कंपनी को रजिस्टर नहीं हुई। अब कंपनी को रजिस्टर नहीं हुई तो अब वो जो कंपनी के लिए तो अभी भी वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर जो ट्रांसफरर है, पर ट्रांसफरर बोलता है कि शेयर मेरे पास है नहीं, मैंने तो ट्रांसफर को ट्रांसफ़र करके रखे। तो ऐसे केस में जो डिविडेंड अमाउंट आता है वो डिविडेंड अमाउंट जो है इसको नहीं जाएगा और इसको भी नहीं जाएगा, डिविडेंड जो है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चल जाएगा। अब पर अगर ट्रांसफरर ने बोला कि यार ये डीड तो यार रजिस्टर नहीं हुई है पर मैंने शेयर ट्रांसफ़र कर दिए है, तो ट्रांसफरी को चले जाएगा। अगर ट्रांसफरर ने ऑथराइज करा तो मीन्स ट्रांसफरर ने ऑथराइज करा तो ट्रांसफरी को चले जाएगा, भले ही डीड रजिस्टर नहीं है तो, ठीक है। पर मतलब कि अगर भैया डीड रजिस्टर नहीं है तो डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा, ट्रांसफरर ने बोल दिया कि यार प्लीज़ ट्रांसफरी को दे दो तो ट्रांसफरी को दे दिया जाएगा, तो डिविडेंड के केस में। पर अगर बोनस शेयर इशू करे, सपोज करो ये शेयर जो ट्रांसफ़र करे इन्हीं ट्रांसफ़र शेयर पे बोनस शेयर इशू हुआ, तो अब बोनस शेयर किसको जाएंगे? क्या वो भी ट्रांसफरर के कहने पे ट्रांसफरी को चले जाएंगे क्या? डीड रजिस्टर नहीं है, डीड रजिस्टर नहीं है, कंपनी के लिए अभी भी रजिस्टर में ट्रांसफरर शो कर रहा है, रजिस्टर में जो ओनर है वो ट्रांसफरर है, पर जो ट्रांसफरर बोल रहा है कि मैंने शेयर तो ट्रांसफरी को दे दिए, मैं थोड़ी ना हूँ शेयर होल्डर। तो डिविडेंड के केस में अपन ने पढ़ा था कि डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चले जाएगा, और अगर ट्रांसफरर ने बोला, ट्रांसफर ने ऑर्डर कर दिया कि तुम ट्रांसफर ही को दो तो ट्रांसफर को चले जाएगा। पर जो शेयर्स है वो तो ट्रांसफर के ऑर्डर पे भी नहीं जाएगा, शेयर्स तो रखे हुए ही रहेंगे। अब जब तक डीड रजिस्टर नहीं होगी ट्रांसफर को तब तक नहीं जाएगा, शेयर्स तो रखे हुए ही रहेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर एक सिचुएशन ये है कि अगर ट्रांसफर ने शेयर ट्रांसफ़र करे ट्रांसफरी को, ठीक है। अब डीड रजिस्टर करने के लिए कंपनी को दी, कंपनी ने रजिस्टर को रिफ्यूज़ कर दिया डीड रजिस्टर करने से, ये बोला कि तुम्हारी सिग्नेचर टैली नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में अब जब कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो ऑब्वियस ही बात है उसके लिए शेयर होल्डर अभी भी ट्रांसफरर है, तो वो ट्रांसफरर को ही डिविडेंड पे करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, उसमें कुछ खास नहीं था। बाकी अब छोटे छोटे टॉपिक है इंटरिम डिविडेंड के, जैसे डिविडेंड का अपना सोर्स होता है जिसमें करंट ईयर का प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होता है एक्यूमुलेटेड, जिसमें से अपन डेप्रिसिएशन करंट ईयर प्रीवियस ईयर का माइनस करते हैं, लॉसेस माइनस करते हैं। इंटरिम डिविडेंड में सोर्सेस कुछ अलग तरीके से बताए गए हैं। एक तो एक्यूमुलेटेड सरप्लस हुआ, एक्यूमुलेटेड सरप्लस तो है ही, और जिस फिनेंशियल ईयर का आप डिविडेंड पे करो, प्रॉफिट फॉर द फिनेंशियल ईयर फॉर विच प्रॉफिट फॉर द फिनेंशियल ईयर, ठीक है, फॉर विच डिविडेंड इज डिक्लेयर, फॉर विच फिनेंशियल ईयर फॉर विच इंटरिम डिविडेंड सॉट टू बी डिक्लेयर। जिस फिनेंशियल ईयर का डिविडेंड दे रहे हो वो फिनेंशियल ईयर का भी प्रॉफिट आएगा, और हो सकता है कि उस फिनेंशियल ईयर का डिविडेंड आप अगले साल दे रहे हो, तो प्रॉफिट ऑफ फिनेंशियल ईयर ऑन विच इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर। तो जिस फिनेंशियल ईयर में डिविडेंड दे रहे हो ना, तो टिल क्वार्टर प्रीसीडिंग, उस डिविडेंड जो जब डिविडेंड पे कर रहे हो उस डिविडेंड पेमेंट के क्वार्टर प्रीसीडिंग, उसके प्रीसीडिंग क्वार्टर तक जितना भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी आप यूज़ कर सकते हो पेमेंट में। तो सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड कब तक पे कर सकते हैं? इंटरिम डिविडेंड पे कर सकते हैं ड्यूरिंग एनी फिनेंशियल ईयर। भैया तुम तो फिनेंशियल ईयर में कभी भी पे कर दो, और आप फिनेंशियल ईयर के बाद भी पे कर सकते हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्लोजर ऑफ फिनेंशियल ईयर टिल द होल्डिंग ऑफ एजीएम। तो क्लोजर ऑफ फिनेंशियल ईयर से एजीएम की होल्डिंग तक आप पे कर सकते हो ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर, और क्लोजर ऑफ फिनेंशियल ईयर से एजीएम की होल्डिंग तक आप डिविडेंड पे कर सकते हो। और सोर्सेस क्या रहेंगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जिस फिनेंशियल ईयर का डिविडेंड पे कर रहे हो वो, और अगर डिविडेंड अगर आपने अगले साल तक चले गए हो तो अगले साल में क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तब तक अगर प्रॉफिट है तो आप डिविडेंड पे कर दो। प्रॉफिट ऑफ फिनेंशियल ईयर ऑन विच इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर, ठीक है, टिल क्वार्टर प्रीसीडिंग, ठीक है। अब मेरे को बताओ टिल क्वार्टर प्रीसीडिंग प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। सपोज करो कि तीसरा क्वार्टर अपना जैसे कि दिसंबर में ख़त्म होता है और एजीएम अपनी फरवरी में हो रही है, सपोज करो, ठीक है। तो आपने जनवरी को डिविडेंड पे करा,
ठीक है, जनवरी को इंटरिम डिविडेंड पे, नहीं सॉरी एजीएम फरवरी में हो रही है ना, तो एजीएम में आप डिविडेंड पे करोगे, इंटरिम डिविडेंड पे करोगे। तो जो प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, मतलब दिसंबर तक का प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल क्वार्टर प्रीसीडिंग क्या है, दिसंबर तुम्हारा क्वार्टर प्रीसीडिंग है, तो दिसंबर तक का प्रॉफिट आप लोगे। आप चेक करोगे क्या 3 क्वार्टर निकल गए हैं, वो 3 क्वार्टर में टोटल टिल क्वार्टर प्रीसीडिंग, ठीक है, तब तक क्या प्रॉफिट है, तब तक अगर प्रॉफिट है करंट ईयर में, ठीक है, पे कर दो डिविडेंड। पर इन केस कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग, वो क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, मतलब कि क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो है एजीएम में डेट ऑफ डिक्लेरेशन है ना, तो उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग तक जो है लॉस हो गया, ठीक है, प्रॉफिट नहीं निकला अप टू द एंड। मान सकते हैं कि चलो पहले क्वार्टर में तुम्हारा प्रॉफिट था 20 लाख, दूसरे क्वार्टर तीसरे क्वार्टर में 60 लाख 70 लाख इन सब का लॉस हो गया, तो ऐसे केस में तुम्हारा टिल द क्वार्टर एंड आपके पास प्रॉफिट नहीं बचा। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, तो ऐसे केस में कोई रिजर्व वाला नाटक नहीं है। ऐसे केस में बोल रहे हैं कि भैया जो है रेट, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट नहीं है, रेट 3 प्रीसीडिंग 3 साल के जो एवरेज रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये 3 साल से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। देखो समझो, जो नॉर्मल डिविडेंड वाला केस था ना, उसमें ऐसा था कि जब आप रिजर्व में से पेमेंट कर रहे हो तो 3 साल के रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उधर 4 कंडीशन थी। इधर ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, इधर तो बोला है कि अच्छा लॉस हो रहा है क्या, नहीं, आप 3 साल के जो एवरेज रेट है उससे ज़्यादा नहीं पे कर पाओगे। उधर क्या बोला है कि अच्छा प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, अच्छा तुम रिजर्व से पे कर रहे हो, मतलब कि अगर तुमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से पे करा तो दिक्कत नहीं है, तुम पे करो कितना भी, तुम रिजर्व से पे कर रहे हो तो एवरेज रेट से ज़्यादा पे नहीं कर सकते। और इंटरिम डिविडेंड में इधर तो ऐसा है कि तुम तो एवरेज रेट से ज़्यादा पे ही मत करो, ठीक है। और डिविडेंड ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपने पेड अप कैपिटल से पे करा है तो डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई कर देगा, ठीक है। अगर तुमने पेड अप कैपिटल से पे करा है तो सबसे पहले डायरेक्टर के कहने पे करा है, डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो जाएगा और ऑडिटर अपनी रिपोर्ट भी क्वालिफाई कर देगा और डायरेक्टर भी पर्सनली लायबल हो जाएगा। भैया कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे कर दिया तुमने, ठीक है। अब भले ही आर्टिकल में दिया हो कि भैया तुम डिविडेंड जो है पेड अप कैपिटल से आप पे कर सकते हो, भाई नहीं कर सकते आप, आर्टिकल में बोला है, आर्टिकल में कॉन्ट्रावेंशन क्या, आर्टिकल वॉइड है तुम्हारा, ठीक है, डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो जाएगा। पर एक बात समझो, ये है कि चलो डायरेक्टर ने जो है पेड अप कैपिटल से डिविडेंड कभी पे कर दिया, ठीक है, तो डायरेक्टर लायबल हो गया। अब डायरेक्टर बोल रहा है कि यार ठीक है, पेड अप कैपिटल से पे कर दिया, अच्छा कैपिटल कम हो गए, वो पेमेंट को डायरेक्टर गुड कर रहा है, ये पेमेंट मेड गुड बाय सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, ठीक है, तो डायरेक्टर के पास राइट है ऑफ इंडेमनिफाई, ठीक है। एक मिनट सॉरी, ये अलग है, अगर पेमेंट गुड हो गया है ना, अगर ये जो है पेमेंट अगर गुड हो गया सब्सिक्वेंट प्रॉफिट से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब्सिक्वेंट प्रॉफिट से पेमेंट गुड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में सुधर गई स्थिति कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेड अप कैपिटल से आप नहीं करते, बाद में अगर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट से स्थिति सुधर गई तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर मेंबर को पता था कि डिविडेंड पेड अप कैपिटल से पे हो रहा है तो मेंबर को भी रिसीव नहीं करना था, द डायरेक्टर बच सकता है। इधर क्या बोल रहा है, डायरेक्टर हैव अ राइट ऑफ इंडेमनिटी इफ मेंबर रिसीव डिविडेंड नोइंग दैट पेमेंट आउट ऑफ कैपिटल। अगर मेंबर को पता था कि पेड अप कैपिटल से पे हो रहा है तो डायरेक्टर के पास बचने का एक तरीका है, ठीक है। तो एक तो हो गया कि भैया सब्सिक्वेंट प्रॉफिट से जो है पेमेंट गुड हो गया, जो भी पेमेंट आउट ऑफ कैपिटल पे हुआ ना, तुमने कैपिटल से पे कर दिया, कैपिटल कम हो गया, पर ये जो है पेमेंट गुड बाय सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, वो सब्सिक्वेंट प्रॉफिट से हो गया। या तो मेंबर को ही पता था कि पेमेंट डिविडेंड का पेमेंट आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है तो डायरेक्टर को इधर राइट टू इंडेमनिटी है। और आखिरी कुछ पोर्शन है कि डिस्क्लोजर पेमेंट ऑफ डिविडेंड का आप कैसे करते हो। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने प्रपोज डिविडेंड किया है, ठीक है, तो आप प्रपोज कर रहे हो डिविडेंड प्रपोज किया है तो आप ऐसे कहते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट में तो डाल नहीं पाओगे, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी नहीं है। डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो वो लाइबिलिटी है, प्रपोज डिविडेंड तो लाइबिलिटी नहीं है, पर एटलीस्ट आप इसको डिस्क्लोज तो करोगे नोट्स टू अकाउंट में। डिस्क्लोज कैसे करोगे, डिविडेंड अमाउंट कितना इक्विटी शेयर होल्डर को पे करे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पे करे, ये अमाउंट में, वो पहले तो अमाउंट में बता दो, पर शेयर बेसिस पे बता दो, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अमाउंट बताया, पर शेयर बताया, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर बोलता है कि अच्छा पर शेयर तुमने बताया, तो वो जो पुराने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो टोटल मिला के बता दो, फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कि क्यूमुलेट हो गया होगा ना, कि इस साल भी डिविडेंड पर शेयर है, पिछले साल का भी कोई डिविडेंड होगा तो क्यूमुलेट हो गया होगा, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट भी बता दो, ठीक है, फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड। अब कुछ प्रपोज डिविडेंड के बारे में 2-3 चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो अपन ने इधर बात कर ली कि डिस्क्लोजर होगा। दूसरा भैया AS4 क्या बोलता है कि चलो तुमने बैलेंस शीट डेट के बाद तुमने कोई डिविडेंड प्रपोज किया, तो ऑब्वियस सी बात है तुम बैलेंस शीट के डेट के बाद ही तुम प्रपोज कर रहे हो, ठीक है, तो भैया बैलेंस शीट डेट पे तो लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती नहीं थी, तो ये लाइबिलिटी तो है नहीं, पर फिर भी हम इसको डिस्क्लोज करेंगे, ये हमने बात ऊपर कर दी।
द प्रपोज डिविडेंड शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज एज लायबिलिटी। इसको नोट्स टू अकाउंट में बता देंगे और नोट्स टू अकाउंट में अपन ने बातें सारी ऊपर कर ली है, ठीक है। अब मेरे को बताओ बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर करा, तो समझो बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर करा तो एक बार चेक कर लो कि क्या प्रपोज पहले करा था, ठीक है। प्रपोज अगर पहले किया था तो ऐसे केस में हो सकता है कंडीशन एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे, तो ऐसे केस में जो है, ऐसे केस में कंडीशन अगर एग्जिस्ट करी थी बैलेंस शीट डेट पे कुछ, तो ऐसे केस में आप एडजस्ट कर दोगे। फिर वेरिफिकेशन है, एज एन ऑडिटर मैं क्या वेरीफाई करूँगा कि डिविडेंड, ये जो मैंने इतने सारे प्रोविजन पढ़े, मैं तो ऑडिट कर रहा हूँ डिविडेंड का, तो ऑब्वियस ही बात है मैं सारे प्रोविजन को एग्जामिन करूँगा। तो सारे प्रोविजन है तो कॉमन चीज़ें क्या है, क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से ही पे हो रहा है, अच्छा रिजर्व से पे हो रहा है, तो क्या मतलब कि लिमिट में वो चारों कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा 1 सेकेंड, ठीक है, तो ये हो गया। और फिर जो है आप रजिस्टर ऑफ मेंबर देख लेना, रजिस्टर ऑफ मेंबर इसके लिए क्योंकि डिविडेंड तो रजिस्टर शेयर होल्डर को जा रहा है। फिर शेयर होल्डर का मिनट बुक है, तो मिनट बुक है, ठीक है। तो शेयर होल्डर का मिनट बुक है, वो मिनट बुक का आप ध्यान रखना, ठीक है। ये शेयर होल्डर का मिनट बुक है, तो मिनट बुक में भी पे करना कि देख लेना कि शेयर होल्डर मिनट बुक में, या वो जो है ना बोर्ड मीटिंग होती है तो बोर्ड मीटिंग का मिनट बुक देख लेना। फिर कुछ दूसरी चीज़ें हैं जैसे एमओए और एओए चेक करना, अगर आपने ये जो है ऑब्लिगेशंस जो भी डिविडेंड पेमेंट की किसी आउटसाइडर को आउटसोर्स करके रखी है, तो वो जो आउटसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है उसने ऑब्लिगेशन को कंप्लाई करा है कि नहीं करा है, वो सब एक बार देख लो। तो क्या चीज़ें हैं, सारे प्रोविज़न आपको चेक करना है, आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर देखना है, आपको मिनट बुक देखनी है, और फिर रजिस्टर मेंबर मिनट बुक तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें, एमओए और एओए आपको देखना है, ठीक है। और अगर आपने किसी को आउटसोर्स करके रखा है तो वो सारी ऑब्लिगेशन पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और इस तरीके से हमारा डिविडेंड वाला जो है पर्टिकुलर टॉपिक ओवर होता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें कितना टाइम लग गया, क्या लगा, क्या नहीं लगा, ठीक है, वो आ जाएगा, सब थंबनेल पे आ जाएगा, बट देखो लगेगा टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं कि फटाफट एक ही बार में बोल के ख़त्म करने का, रिवाइज़ करना पड़ता है, बार बार अटर करना पड़ता है, ठीक है। तो अपन ने निमोनिक के साथ चीज़ों को जितना क्रिस्प हो सके अपन ने वैसा करा, जहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत थी हमने वहाँ पे रिपीट करा, और इस तरीके से हमने हमारा डिविडेंड चैप्टर ओवर किया। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।